अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है उसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अब सेल का पावर हाउस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। और इस एटीपी को बनाने में इस ऑर्गेनेली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उस ऑर्गेनेली का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी बनाने में या एनर्जी बनाने में जो सेल यूज़ करता है डिफरेंट कामों में, उस एनर्जी को बनाने में माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है? एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है, ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है और हमें क्या मिलती है? एटीपी या एनर्जी। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन 3 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होती है: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों स्टेप्स कहाँ पे हो रहे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, वो कहाँ पे हो रहा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो मेन स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ते हैं, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस जगह पे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया की कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं। इसके बाद ये सेमी ऑटोनोमस हैं। सेमी ऑटोनोमस मतलब बहुत सारे कामों के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनसे इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं और यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं। इसके बाद इनके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। इसके बाद इनके अंदर अपने आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत सारी प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होती हैं, वो इसी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बनती हैं। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद से ही अपनी तादाद बढ़ा रही होती है। चूँकि हम इस ऑर्गेनेली को सेल का पावर हाउस कह रहे होते हैं, ये एटीपी बनाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो सेल्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे हमारे मसल सेल्स हैं, उन मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनके अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। तो वो सेल्स जिनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिनके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बने और वो सेल अपना फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। तो मोस्टली जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है सेल टू सेल, यानी वो सेल्स जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होती है, और वो सेल्स जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होती है। इसके बाद हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जैसे कि हमने देख लिया, क्योंकि इसका एटीपी भी बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसकी शेप जो होती है ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है या फिर रॉड शेप की। रॉड शेप या सिलेंड्रिकल शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। और इसकी लेंथ होती है 2 to 5 माइक्रोमीटर और इसका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। तो ये लेंथ वेरी करती है सेल टू सेल। वो सेल जिन्होंने ज़्यादा काम करना होता है उनके अंदर तादाद तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा होती है, लेकिन साइज़ थोड़ा कम होता है। साइज़ थोड़ा कम होता है, तादाद ज़्यादा होती है। और वो सेल्स जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ तो बड़ा होता है लेकिन तादाद कम होती है। तो इस तरह से वैसे इनकी लेंथ ऑलमोस्ट 2 to 5 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है और डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने ध्यान में रखना है।
इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो दो मेम्ब्रेन होती हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये लिपिड्स और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। 40% वहाँ पे लिपिड होता है और 60% प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन प्रोटीन ज़्यादा होती हैं और लिपिड्स थोड़े कम होते हैं। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है वो इनर मेम्ब्रेन से कम होती है, यानी आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कंसंट्रेशन इनर मेम्ब्रेन से कम होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दोनों के अंदर ये भी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है, ये भी लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की परसेंटेज होती है वो 40% लिपिड्स होते हैं और 60% प्रोटीन्स होती हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर 20% लिपिड्स होते हैं और ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन्स होती हैं। तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के हवाले से ध्यान में रखना है। इसके बाद अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, तो सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन को देखते हैं, फिर हम इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन पहली चीज़ हमने डिस्कस की, यहाँ पे 60% प्रोटीन्स होती हैं और 40% लिपिड्स होते हैं और ये स्मूथ होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? स्मूथ होती है और इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोरेंस। और इसी वजह से ये फुल परमिएबल लेयर होती है। आउटर मेम्ब्रेन फुल परमिएबल लेयर होती है, यानी इससे सब्सटेंसेस इजीली पास हो सकती हैं। आउटर मेम्ब्रेन 60% प्रोटीन्स, 40% लिपिड्स, स्मूथ होती है। स्पेसिफिक पोर्स, स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोरेंस, जिनके ज़रिए डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद ये इन्हीं की वजह से ये मेम्ब्रेन फुल परमिएबल होती है। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर 80% प्रोटीन्स होती हैं और 20% लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्मूथ नहीं होती। ये इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। स्मूथ क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग्स में प्रेजेंट होती है। इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन की, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी, या हम इन्हें इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स भी कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये इनर मेम्ब्रेन इस तरह फोल्डिंग्स में क्यों होती है? ताकि जो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाए। अब सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा हो जाए वो भी हम देखते हैं, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन कैरियर सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इनका एटीपी बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके बाद इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स अटैच होते हैं और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल, या इनको हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। और इनका एटीपी बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये एटीपी सिंथेज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ये कहाँ पे लोकेटेड होती है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका समझ आ जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती क्या है। तो यहाँ पे जो एटीपी सिंथेज होते हैं उनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं या स्टॉक पार्टिकल्स भी कहते हैं, यानी इनकी इस तरह से एक डंडी सी होती है, इस तरह से ये इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, तो इस तरह से हम इन्हें स्टॉक पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा इनर कंपार्टमेंट होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो क्रेब्स साइकिल होता है उसके लिए जो भी एंजाइम्स वगैरह, जो भी प्रोटीन्स वगैरह रिक्वायर होती हैं, वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है, FADH और NADH। इसके बाद डायरेक्ट ATP वगैरह भी बनती है। लेकिन जो यहाँ पे FADH और NADH बनते हैं, इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स के अंदर मूव करते हैं, जिनकी मदद से, जिनकी एनर्जी को यूज़ करते हुए ATP सिंथेज के ज़रिए ATP बनाई जाती है। तो ये बेसिकली हम सेलुलर रेस्पिरेशन में इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपने जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि ये FADH और NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और वो कैरियर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं, वो इनसे इलेक्ट्रॉन लेके फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर फर्दर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या जनरेट की जाती है, ATP। और वो ATP किसकी मदद से जनरेट की जाती है, ATP सिंथेज की मदद से या F1 पार्टिकल्स की मदद से। तो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के दो मेन स्टेप, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ पे लोकेटेड होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स में क्यों होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा क्या जनरेट की जाए, ATP। क्योंकि ये बहुत सारे जो FADH और NADH बनते हैं, इनसे ATP इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के ज़रिए ही जनरेट होती है।